इस कश्मीर क्राउन के फाउंडर शाहिद इमरान को देखिए, ये अव्वल दर्जे का बेशरम इंसान है। शेख अब्दुल्ला पीएम बनकर गए थे, सीएम बनकर आए। जहां अभी तक कानन पोशपुरा केस को 34 साल होने के हो रहे हैं और अभी तक उन फैमिलीज को इंसाफ नहीं मिला। वैसे आपकी आईटी सेल इस पिक्चर को बार बार सर्कुलेट कर रही है, फिर मैं आपसे कहता हूं इसके बारे में क्या ख्याल है। आपने कोशिश इसीलिए नहीं की, आपको थोड़ी पता था आप इतने बड़े मार्जिन से हारोगे, वरना आप ये भी कहते कि इंजीनियर रशीद का फॉर्म एक्सेप्ट होना बीजेपी की चाल थी। क्यों हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि कांग्रेस हमारे लिए बहुत अच्छी है और बीजेपी एकदम वर्स्ट, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, जहां बीजेपी सामने से वार करती है और कांग्रेस पीछे से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहते हैं ना किसी झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो सच दिखने लगता है। इस वक्त कश्मीर में बहुत कुछ डिस्टर्बिंग हो रहा है, जहां लाखों लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, नॉट जस्ट रैंडम पोस्ट और वीडियोस के थ्रू, बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड माफिया के थ्रू। जहां एक समय में हम कश्मीरियों के पास अपना पीएम था, अपना पार्लियामेंट था, अपना खुद का एक फ्लैग था, अपना प्रेसिडेंट था, जिसको पूरी बेशर्मी के साथ इस एनसी और कांग्रेस की सरकार ने एक एक करके खत्म कर दिया। फिर बचा कुछ हिस्सा बीजेपी ने 2019 में ऑफिशियली खत्म कर दिया। शेख अब्दुल्ला पीएम बनकर गए थे, सीएम बनकर आए और अभी भी लोग अपना वोट एनसी और कांग्रेस को देंगे। क्यों हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि कांग्रेस हमारे लिए बहुत अच्छी है और बीजेपी एकदम वर्स्ट, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, जहां बीजेपी सामने से वार करती है और कांग्रेस पीछे से। जहां अभी तक कानन पोशपुरा केस को 34 साल होने के हो रहे हैं और अभी तक उन फैमिलीज को इंसाफ नहीं मिला। "53 women gave statements to human rights investigators. The youngest was 13, the oldest 80." और वोट अभी भी एनसी को जाएगा। वहीं आसिया और नीलोफर के केस को 16 साल होने को हो रहे हैं और अभी तक उनकी फैमिलीज को इंसाफ नहीं मिला। मेरा नाम शकील अहमद आहंगर और उसी साल 2009 में एनसी की सरकार थी और चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला। मतलब हमेशा की तरह हम खुश और अच्छी तरह से अपने घर में रहते थे। अचानक ही हमारे घर में हमारी फैमिली पे एक सैलाब आया है। और अभी भी लोग अपना वोट नहीं बदलेंगे। आपको यकीन नहीं होगा 10 बार एनसी की सरकार बनी है कश्मीर के हिस्ट्री में और अभी भी बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं हमें वोट दो। जहां ये आर्टिकल 370 की बात करते हैं वापस लाने के लिए, वो भी कांग्रेस के साथ पोस्ट अलायंस करते हुए, तो वहीं इनका फारूक अब्दुल्ला कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालेंगे आर्टिकल 370 की बहाली के लिए। पर कम से कम शर्म तो कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने से आर्टिकल 370 वापस नहीं मिलता। वही इनका राहुल गांधी बात करता है स्टेटहुड को वापस लाने के लिए, जिसमें वो आर्टिकल 370 की तो बात ही नहीं करता। ठीक है, पहला कदम चुनाव है, मगर इसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना ही पड़ेगा। और वहीं बीजेपी कहते हैं कि हम आपको स्टेटहुड वापस ला के देंगे। ये स्टेटहुड की प्रॉब्लम रखी इसीलिए गई थी ताकि वो आपसे वोट मांग सके और अभी भी लोग अपना माइंड सेट नहीं बदलेंगे। जहां इंजीनियर रशीद की इंटरम बेल मिलने पर ये उमर अब्दुल्ला और ये मैडम जी इंजीनियर रशीद को बीजेपी का एजेंट बोलती है और यही लोग केजरीवाल की बेल मिलने पर उनका स्वागत करती है। अगर केजरीवाल को बेल मिल सकती है तो इंजीनियर रशीद को क्यों नहीं? इसीलिए क्योंकि वो कश्मीरियों की बात करता है। इंजीनियर रशीद चार्जड है, ना कि कन्विक्टेड। आप लोगों की ये बातें सुनकर बड़ी हंसी आ रही होगी, बड़ी फनी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे कश्मीर में हजारों लाखों लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है इस तरीके से। अगर हमें कश्मीर को बचाना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। जैसा गांधी जी ने कहा था कि समाज में किसी तरीके का डिवीजन नहीं हो सकता, ना हिंदू मुसलमान के बीच, ना सुन्नी और शिया के बीच और ना अनबख्त और लिबरल के बीच। इनका मजाक उड़ाने से इनमें कोई सुधार नहीं आएगा। हमें समझना होगा और इनको समझाना होगा कि कैसे ये ब्रेन वॉश का शिकार हो रहे हैं।
जानते हैं असलियत में कौन जिम्मेदार है? फेसबुक माफिया। सही सुना आपने। यहाँ पे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट्स कहेंगे कि आप हमारा क्रेडिट चुरा रहे हो। ऐसा नहीं है, हम आपको भी क्रेडिट देंगे। यहाँ पर फेसबुक माफिया इसके लिए बड़ी जिम्मेदार है। फेसबुक पे जो खेल खेला जा रहा है वो अलग लेवल का खेला जा रहा है। आज ये जो एनसी, पीडीपी और पीसी कर रही है ना, लोगों को ब्रेन वॉश करके कि आप इंजीनियर रशीद के खिलाफ जाओ, यही सेम तरीका बीजेपी ने इस्तेमाल किया था 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में। इस वीडियो को देखिए, ये बयान आपने कहीं ना कहीं सुना या देखा होगा कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। ये बीजेपी की युवा मोर्चा की पॉलिटिशियन है। क्या लगता है आपको ये बात इसको कहां से पता चली? ओब्वियसली व्हाट्सएप से। अफसोस की बात ये है कि फेसबुक माफिया, व्हाट्सएप, ट्विटर एक बहुत बड़ी गहरी सुरंग है और ज्यादातर टाइम यहाँ पर जो मैसेज फैलाई जाती है वो न सिर्फ झूठी होती है बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। ये एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, एक सिस्टम है जिसको पीछे से चलाया जा रहा है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। एग्जैक्टली ये कैसे किया जाता है इसकी आगे बात करेंगे। इस कश्मीर क्राउन के फाउंडर शाहिद इमरान को देखिए, ये अव्वल दर्जे का बेशरम इंसान है। वैसे तो इसका नाम शाहिद है जिसका मतलब गवाह है, लेकिन ये गवाह कम और दलाली ज्यादा करता है। ये इतने बेशरम इंसान है जिसने एक पूरा विक्टिम कार्ड खेला सर्जन बरकाती की डॉटर सुरजा बरकाती के साथ और पूरा खेल रचाया इंजीनियर रशीद के ऊपर। इसने अपनी वीडियो के टाइटल में लिखा था इंजीनियर फैमिली मिसबिहेवियर्ड। अगर इसको बात करनी ही थी तो ये एआईपी मैनेजमेंट से बात करते हैं। और वैसे भी घर पे कौन सा फॉर्म एक्सेप्ट होता है और आप किसी के घर में ऐसे ही नहीं जा सकते हो। ये वही शाहिद इमरान है जिसने एक दफा इंजीनियर रशीद से कहा था कि आपने फेरन क्यों पहना है। वैसे भी तो वो उसका जाती मसला था। और वैसे भी 2022 में इंजीनियर रशीद ने एक लेटर लिखा था सर्जन बरकाती को कि आप इलेक्शन लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और फिर वापस जवाब आया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शाहिद इमरान तब कहां थे जब सर्जन बरकाती को जेल भेजा गया। ये वाहिद इंजीनियर ही थे जो उनके घर गए, उनका हाल चाल पूछा। तब तो कोई सो कॉल्ड जर्नलिस्ट नहीं था वहां पे। अब इलेक्शन आ गया, अब टीआरपी चाहिए, अब व्यूज चाहिए, थोड़ी सी तो शर्म करो। ये शाहिद इमरान और अदनान गोस्वामी एक ही जैसे हैं। आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं ये वही शाहिद इमरान है जो एक्सटॉर्शन मनी के अंडर इन्वॉल्व था। जब इसके एसोसिएट आशिक मीर को अरेस्ट किया गया एफआईआर नंबर 145 आईपीसी सेक्शन 384 एंड 506 के अंडर, जहां पुलिस ने 1 लाख रुपए बरामद किए है और आज खुद को ये महान समझता है। वैसे भी आपको पता ही है कि इसको इंजीनियर रशीद के साथ जमती नहीं है। हमें तो एम्बैरसमेंट फील होते हैं इनको जर्नलिस्ट कहते हुए। इस माफिया को किसी ने रोका नहीं, इसीलिए अभी एक हैवान बन चुका है। पहली बात, अब हर किसी के अंदर ये माइंडसेट भर दिया गया है कि इंजीनियर रशीद बीजेपी का एजेंट है। यहाँ पर एनसी एक विक्टिम कार्ड खेल रही है लोगों के माइंड को डाइवर्ट करके। नॉट ओनली एनसी बल्कि पीडीपी प्लस पीसी, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे वीडियो के एंड होते होते। ऐसा ही 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन में हुआ था जब सिंगापुर की न्यूज चैनल ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी जिसमें उन्होंने बीजेपी का आईटी सेल के एम्प्लॉयर का इंटरव्यू लिया था। सुनिए उसका क्या कहना है। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं बीजेपी आईटी सेल में काम करता हूँ। एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है और हमारा मेन काम होता है उस टीम का शायद डिफेम का। वो चीज़ें अपलोड करते हैं, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं। ये माफिया सीधा ऊपर से ऑपरेट किया जाता है। चलिए अब डायरेक्ट उमर अब्दुल्ला पे आते हैं, एक एक करके जवाब देते हैं। बेटे उनके वहाँ इलेक्शन कैंपेन के दौरान कह रहे थे कि बाप को फांसी से बचाना है, वोट दो। हालांकि जिस इल्ज़ाम में वो गिरफ्तार हैं उसमें फांसी सज़ा है ही नहीं, तो इनको फांसी कभी लगनी ही नहीं थी। अफसोस की बात देखो, अबरार रशीद ने फांसी के बारे में ऐसा कभी कहा ही नहीं। नारा सिर्फ एक ही था, तिहाड़ का बदला वोट से। खुद ही कह रहे हैं कि केस बहुत सीरियस था। अरे आप कहना क्या चाहते हो? साथ साथ फिर ये कैंपेन की मेरे बाप को जेल से निकालना है तो वोट दो। इन चीज़ों का इलेक्शन के दौरान मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल था और वैसे हमने कोशिश भी नहीं की।
आपने कोशिश इसीलिए नहीं की, आपको थोड़ी पता था आप इतने बड़े मार्जिन से हारोगे, वरना आप ये भी कहते कि इंजीनियर रशीद का फॉर्म एक्सेप्ट होना बीजेपी की चाल थी। मैं उमर अब्दुल्ला से कहता हूँ, थोड़ी मर्यादा रखिए, हमें बहुत शर्म आती है आपकी बातें सुनकर। इस बार वो हम गलती नहीं करेंगे। अरे उमर साहब, इस बार तो आप बड़ी तैयारी करके आए हो लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। आपकी सो कॉल्ड आईटी सेल जम के प्रोपेगेंडा फैला रही है लोगों का माइंड डाइवर्ट करके इंजीनियर रशीद के खिलाफ। वो सेंस स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं एआईपी के वीडियोस में, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर उनके व्यूअर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस बार आपको बाहर आके वोट मांग रहा है, अंदर से तो वोट मांग नहीं रहा। अदालत ने उन्हें 20 दिन की इजाज़त दी कैंपेन करने की। तो अब हम जम के जो है कम से कम अपनी बात रखेंगे। आराम आराम से उमर साहब, कहीं मुंह से ये ना निकल जाए कि हम जम के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इंजीनियर रशीद के खिलाफ। और वो भी मतलब खुल के नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मुकाबला कर रहा है। वो मैं उसकी तकरीरों में मैं खास बीजेपी का जिक्र होते हुए नहीं सुनता हूँ। अरे उमर साहब, आप ये क्या कह रहे हो कि इंजीनियर रशीद खाली एनसी के खिलाफ बोलते हैं और बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं। हालांकि जब इंजीनियर रशीद ने जेल से कदम बाहर रखा तो उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि आई विल फाइट अगेंस्ट द मोदीज नया नैरेटिव ऑफ कश्मीर। I will not let down my people. I take a pledge that I will fight Modi's narrative of Naya Kashmir. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. और मोदी जी से कहना चाहेंगे, डरो मत, डराओ मत, हम डरने वाले नहीं हैं। रही बात एनसी की, तो वो आपसे जवाब मांग रहे हैं कि आपने अभी तक किया क्या है। ये वही उमर अब्दुल्ला है जिसने हारने के बाद नॉर्थ कश्मीर को कहा था कि ये रेडिकल्स की जीत है, सेपरेटिस्ट्स की जीत है, इस्लामिस्ट्स की जीत है। कुछ शर्म तो करो, हमें एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। वैसे आपकी आईटी सेल इस पिक्चर को बार बार सर्कुलेट कर रही है, फिर मैं आपसे कहता हूँ इसके बारे में क्या ख्याल है। तो इतने बड़े खतरे के तौर पर आप दिखा रहे हैं और पलट के आपके ऊपर एक सवाल आता है कि आप तो खुद भी पास में रह चुके हैं बीजेपी के साथ, तो हम एनडीए के हिस्सेदार रहे हैं। हाँ। लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। उस हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के बारे में जब बात की तो इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के दायरे में बात की। अच्छा उमर साहब, आप इतना सच कब से बोलने लगे? आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी स्पीच दी थी 2003 में श्रीनगर में कि हम कश्मीर इश्यू को इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के बुनियाद पर हल करेंगे। बहारें फिर से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम मिलकर काम करें, कंधे से कंधा लगाकर। जमहूरियत, इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं। फिर क्या हुआ? आप इन तीनों की बात छोड़िए, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, इसकी तो आप लोगों ने धज्जियां उड़ा दी ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर करके। चलिए ये बात भी आप छोड़ ही दीजिए। साल 2000 में जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, रेस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी, और उसको आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने डस्टबिन में फेंका और उसी के साथ अपने पूरे कश्मीर के लोगों की कुर्बानी के ऊपर पानी फेर दिया और फिर हमारी ऑटोनॉमी वही की वही रह गई। उसके अगर आप बरक्स देखें तो ये वो हुकूमत है जिसने इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत किसी चीज़ को जो है मौजूद नहीं रखा। जो 5 अगस्त को हुआ वो हम भूले नहीं। जो रास्ते वाजपेयी साहब ने खोले थे वो इस हुकूमत के दौरान बंद किए गए। अरे क्या बात कर रहे हो? आर्टिकल 370 का 80% हिस्सा आपने और कांग्रेस ने खत्म कर दिया था और बाकी बचा 20% बीजेपी ने खा लिया। वैसे आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते हो कि पूरी ऑटोनॉमी तो आप लोगों ने खत्म कर दी थी, वो भी बेशर्मी के साथ। आज वोट मांग रहे हो, कुछ शर्म तो करो। और मैं ये भी कहूँगा कि चले ना, हमारी इतनी तो हिम्मत थी कि हम खुल के बीजेपी के साथ आए। आप तो खुद ही कह रहे हो कि हम बीजेपी के साथ खुल के आए, यानी आप लोगों के लिए बीजेपी अच्छी है और बाकियों के लिए खराब। ये कौन सा दोगलापन है? क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर यहाँ गवर्नमेंट बनाने के हवाले से बात करते हैं, वो कहते हैं ना अगर हमें सीटों की कमी पड़ेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलावा हम किसी और के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि अगर इंजीनियर रशीद को सीटें आई, अगर टीपीएपी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी को सीटें आई, अगर अपनी पार्टी को सीटें आई। अच्छा, तो आप बाकी पार्टीज का खुद ही फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो कि कौन किसके साथ जाएगा और कौन किसके साथ नहीं जाएगा। ये दोगलापन आप छोड़ ही दीजिए। अब आते हैं अपनी मैडम जी के ऊपर। वैसे तो इसने 2 चीजों के ऊपर कभी माफी मांगे ही नहीं। पहली बात,
वो बच्चे ना दूध लेने गए थे और ना टॉफी लेने गए थे। लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया, बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया, 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे वो दूध लेने गया। उसके ऊपर आपने अभी तक माफी नहीं मांगी। दूसरी बात, आप वो वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के लिए एक लॉन्चिंग पैड बनी कश्मीर में, और आपने कश्मीर में क्या क्या किया है वो तो सबको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। अब आगरउल्लाह पे आते हैं। इसने एक क्लिप अपलोड की थी अपने पेज पर जिसमें वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर शिया के खिलाफ कुछ बोला गया है। वैसे तो उसकी तहकीक पुलिस ने खुद की थी और ये बताया गया था कि वो एडिट की गई है। आप तो खुद को एक प्रोमिनेंट लीडर मानते हो, वैसे भी आपको वो क्लिप अपलोड नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई चीजें अपलोड होती है और आप हर चीज को अपलोड नहीं कर सकते हो, और उस टैक्टिक्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो वोट गेन करने के लिए। फिर भी आप ही की पार्टी में फारूक अब्दुल्ला, जिसने खुल के कहा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद। वैसे तो हमें हिंदू रिलीजियस का पूरा रेस्पेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर आपका कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया। पहले तो आप उस पर स्टेटमेंट दीजिए, क्या वो गलत नहीं था? क्या वो उसकी बातें गलत नहीं थी? मैं आप सबसे अपील करता हूं कि 1 तारीख को वोट जरूर डालिए और सोच समझ के डालिए कि हमारे साथ अभी तक क्या हुआ है, किसने क्या क्या प्रॉमिस किया है और अब आखिर होने क्या वाला है। क्योंकि हमसे तो वादे बहुत किए गए थे, हमारे पास 70 सालों पे मैनिफेस्टोस आते रहे हैं जिसमें वो वादे किए गए हैं कि हम कश्मीर की ऑटोनॉमी को वापस लाएंगे, आर्टिकल 370 को लाएंगे। पर क्या 2024 में क्या वो सब चीजें हमारे पास है या नहीं? आपने सिर्फ डंडे, बंदूक और लाठी के बल पर कश्मीरियों को दबा रखा है। कब तक दबाओगे? एक एक कश्मीरी को जहां भेजना है भेज दो, लेकिन वी विल नेवर सरेंडर, वी विल नेवर सकम, वी आर ऑन द साइड ऑफ ट्रुथ इज एट आवर साइड, फैक्ट्स आर एट आवर साइड, वी सिंपली वांट द रिजॉल्व कश्मीर। हम किसी के एजेंट नहीं हैं, हम किसी के तनख्वाहदार नहीं हैं। वो वक्त से साबित कर दिया, हमें सलाना बंद कीजिए। हमारी इतनी गुजारिश है, इसके खिलाफ आप खुद फैसला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।